गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वीपीएस ऑनलाइन क्लासों के अंदर आपका स्वागत है। इससे पहले अपन 12th हिंदी मीडियम केमिस्ट्री के अंदर यूनिट 15 पॉलीमर्स कर लिया था। मुझे उम्मीद है सभी बच्चों ने इसको फेयर आउट कर लिया होगा, ठीक है। और उससे पहले नेम रिएक्शन हो गई थी, ठीक है, वो भी आपने फेयर आउट कर ली होगी। आज के विषय के अंदर अपन लोग अब थोड़ा फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर चलेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपकी जो पहला यूनिट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री का जो अपना पहला यूनिट है वो कौन सा है? ठोस अवस्था है, सॉलिड स्टेट है, ठीक है भाई। तो ध्यान से इसको समझना है, ठीक है। तो ठोस अवस्था की यदि बात करें तो अपन सब जानते हैं, देखिए एक जो पदार्थ होता है, एक पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती है। एक पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती है? आपके 3 भौतिक अवस्थाएं आपके होती है। 3 भौतिक अवस्था कौन कौन सी होती है? जैसा कि अपन सब जानते हैं, सबसे पहली भौतिक अवस्था होती है पदार्थ की ठोस अवस्था। कौन सी होती है? ठोस अवस्था आपके होती है। दूसरी फिजिकल स्टेट जो होती है वो होती है द्रव अवस्था। कौन सी होती है? ठोस अवस्था है। दूसरी कौन सी होती है? आपके द्रव अवस्था है। इसके अलावा तीसरी कौन सी होती है बेटे? गैस अवस्था। तीसरी अवस्था कौन सी है? गैस अवस्था आपके होती है। तो ध्यान से अपने को समझना। देखिए अपना चैप्टर ठोस अवस्था है, तो अपने को क्या है? ठोस अवस्था पढ़ना है। वैसे आपको पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में 11th क्लास में भी चर्चा हुई थी। वहां 11th क्लास के अंदर द्रव अवस्था और गैस अवस्था के बारे में अपन ने पढ़ा था। अब देखिए थोड़ा थोड़ा 2-2 गुण में आपको इनके भी यहाँ पर बता रहा हूँ, फिर अपन सिर्फ ठोस अवस्था के बारे में बात करेंगे। तो जैसे ठोसों की यदि अपन लोग बात करें तो अपन सब जानते हैं ठोसों का आकार और उनका द्रव्यमान या आयतन भी कह सकते हैं, दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। ठोसों का आकार और इनका जो आयतन है या द्रव्यमान, दोनों ही क्या होते हैं? आपके निश्चित होते हैं, ठीक है भाई। दोनों ही क्या है? आपके निश्चित होते हैं। दूसरी बात बताऊं, ठोसों के अणुओं के मध्य जो पाए जाने वाला विद्युत आकर्षण बल है वो क्या होते हैं? परबल। या यूं कह सकते हैं, इनके मध्य क्या पाया जाता है? परबल विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। ठोस के अणुओं के मध्य क्या पाया जाता है? परबल विद्युत आकर्षण बल आपके पाए जाते हैं, ठीक है भाई। तो पहली बात क्या है? आकार और आयतन दोनों निश्चित है। दूसरा, इनके मध्य क्या है? परबल विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। अब जैसे ठोसों के कोई एग्जाम्पल देने हो तो जैसे आपके NaCl नमक है, इसके अलावा जैसे लकड़ी है, कोयला है, पत्थर है, ये सब किस श्रेणी के अंदर आते हैं भाई? ठोस होते हैं। NaCl है, लकड़ी है, कोयला है, पत्थर है, ये सब क्या है? ठोस होते हैं। इसी तरह से द्रव की बात करते हैं अपन लोग। द्रव के क्या सामान्य गुण होते हैं? तो अपन सब जानते हैं जो द्रव होता है, द्रव का क्या है? आपके आकार तो निश्चित नहीं होता, लेकिन आयतन क्या होता है? निश्चित होता है, ठीक है भाई। द्रव का क्या निश्चित है? आपके आकार तो क्या होता है? अनिश्चित होता है। द्रव का आकार क्या है? अनिश्चित है, जबकि द्रव का जो आयतन होता है वो क्या होता है भाई? आपके निश्चित होता है, ठीक है ना। जैसे अपन सभी जानते हैं, दूध है वगैरह है, अपन सब जानते हैं, आकार निश्चित नहीं होता, आयतन निश्चित। जैसे आपने 5 लीटर दूध लिया है तो आयतन निश्चित हो गया। अब आप उस दूध को जिस पात्र में डालोगे वो उसका आकार क्या करता है? ले लेता है। इसके अलावा आपको बताता हूँ, द्रव के अणुओं के मध्य जो विद्युत आकर्षण बल है वो ठोसों की अपेक्षा क्या होता है? दुर्बल होता है। अपन सभी जानते हैं इनके मध्य पाए जाने वाला जो विद्युत आकर्षण बल है वो ठोसों की अपेक्षा क्या होता है? दुर्बल होता है। विद्युत आकर्षण बल किसकी अपेक्षा? ठोसों की अपेक्षा क्या होता है? दुर्बल आपके होता है, ठीक है। अब द्रव के एग्जाम्पल की यदि बात करें तो मर्जी आवे जो एग्जाम्पल दे दो, जैसे जल वगैरह है, तेल वगैरह है, ये किसके एग्जाम्पल हो जाते हैं भाई? द्रव के एग्जाम्पल हो जाते हैं। इसी तरह से बात करते हैं अपन लोग गैस अवस्था की। तो गैस अवस्था में अपन सब जानते हैं गैसों का आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। गैसों का आकार भी अनिश्चित है और गैसों का क्या है भाई? आयतन भी क्या होता है? अनिश्चित आपके होता है, ठीक है ना। ये पहली बात। दूसरी बात बताऊं आपको, गैसों के मध्य पाए जाने वाला जो प्रबल विद्युत आकर्षण बल है वो क्या होता है? नगण्य होता है। गैस के अणुओं के मध्य प्रबल विद्युत आकर्षण बल क्या होता है? आपके नगण्य होता है।
या इनके मध्य पाए जाने वाला जो आकर्षण बल है वो क्या होता है, नगण्य होता है, नहीं के बराबर होता है। इसीलिए तो गैस के अणु क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से चलायमान होते हैं, सभी दिशाओं में स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं, गति आपके कर सकते हैं। तो जैसे गैस के अणुओं का एग्जांपल देना चाहे तो कोई भी गैस लिख सकते हैं बेटे, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, ये सब क्या है, गैस है। तो ये सामान्य गुण होते हैं। जैसे ठोसों का सामान्य गुण आकार आयतन दोनों क्या है, निश्चित है। वैसे भी ठोसों में और विस्तृत अपन लोग पढ़ेंगे क्योंकि अपना चैप्टर क्या है, सॉलिड स्टेट है। द्रव का क्या है, आकार तो अनिश्चित होता है लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। और विद्युत आकर्षण बल ठोसों की अपेक्षा क्या होता है, आपका दुर्बल होता है। जैसे जल है, तेल है। और गैसों की बात करें तो गैसों का आकार और आयतन दोनों ही क्या है, अनिश्चित है। और इनके मध्य पाए जाने वाला परबल विद्युत आकर्षण बल क्या होता है, नगण्य होता है, नहीं के बराबर होता है। जैसे H2O2 N2 वगैरह है, इसके क्या है, आपके एग्जाम्पल होते हैं। अब देखिए मैं आपको बताऊं, अपन इसको डायग्राम से भी बताना चाहें तो बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये ठोस के अणु आपको बताने हो तो ये ठोस के अणु जब बताते हैं तो अभी मैंने क्या बताया, ठोस के अणुओं के मध्य क्या पाया जाता है भाई, परबल विद्युत आकर्षण बल होता है, इसलिए इनके अणु नजदीक नजदीक होते हैं। इसी प्रकार से आपके अगर गैस के अणुओं की यदि बात करें तो जैसा कि अभी मैंने कहा था, गैस के अणुओं के मध्य क्या होता है, दुर्बल विद्युत आकर्षण बल होता है, इसीलिए इनके अणु थोड़े दूर दूर होते हैं। इसी तरह से गैस के अणुओं की यदि अपन लोग बात करें तो गैस के अणुओं के मध्य परबल विद्युत आकर्षण बल क्या है, नगण्य होता है, इसलिए इनके अणु बहुत दूर दूर होते हैं, सभी दिशाओं में क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। तो ये तो हो जाता है आपका ठोस, ये हो जाता है द्रव, और ये हो जाएगी भाई आपके गैस। आगे बात समझ में, ठोस, द्रव और गैस। अब अपन सब जानते हैं जल एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में होता है, ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है, और क्या होता है, गैस अवस्था के अंदर भी आपको ये मिलता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ठोस अवस्था में, 0 से 100 डिग्री पे क्या होता है, द्रव अवस्था में, और 100 से अधिक कौन सी अवस्था में, गैस की अवस्था में आपके होता है। तो अब देखिए बेटे, ये तो मैंने तीनों के आपको सामान्य गुण बता दिए। लेकिन अब अगर अपन बात करेंगे कि अपने को द्रव और गैस से यहाँ कोई मतलब नहीं है, अपना पार्ट क्या है, ठोस अवस्था है, तो इसीलिए अपने को सिर्फ किसकी बात करनी है भाई, अपने को सिर्फ ठोसों की बात करनी है। ठोस में आपके इनके सामान्य गुण क्या है, इनका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण वगैरह सारी बातें अपन लोग करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो अपने पास है ठोसों के सामान्य गुण। क्या बता रहा हूं भाई, नॉर्मल कैरेक्टर ऑफ सॉलिड, ठोसों के सामान्य गुण। देखिए सामान्य गुणों के अंदर 2 गुण तो अभी मैंने आपको बता ही दिए। 2 गुण कौन से, सबसे पहला आकार और द्रव्यमान दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ठीक है भाई, आकार व द्रव्यमान कह सकते हो, आयतन भी कह सकते हैं, शब्द काम में ले सकते हैं। तो आकार व द्रव्यमान दोनों ही क्या है आपके, इनके निश्चित आपके होते हैं। ये पहला सामान्य गुण हो जाता है। ठीक है भाई, उसके बाद अब अपन लोग सेकंड बात करते हैं इसकी, कि अभी मैंने बताया था ठोस के अणुओं के मध्य क्या होता है, परबल विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है भाई, ठोस के अणुओं के मध्य क्या पाया जाता है, परबल विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है, अणुओं के मध्य क्या होता है, परबल विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। ये परबल विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। दूसरा कैरेक्टर, कई बार छोटा सवाल पूछ लेते हैं। तीसरी बात बताऊं, देखो ठोस जो होते हैं ना, इसके अणुओं की जो है आपकी ज्यामिति क्या होती है, निश्चित, या कह सकते हैं ठोस के अणुओं की ज्यामिति क्या होती है, निश्चित। ठोस के अणुओं की ज्यामिति क्या होती है भी आपके, निश्चित होती है। ठोस के अणुओं की ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होती है। या यूं कह सकते हैं ठोसों में पाए जाने वाले जो अवयवी कण है ना, वो नियमित होते हैं, यानी नियमित रूप से क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। ठोसों के मध्य पाए जाने वाले अवयवी कण
क्या होते हैं भाई, नियमित होते हैं। अवयवीकरण कैसे हैं, नियमित है। नियमित रूप से ये क्या होते हैं, व्यवस्थित आपके होते हैं, ठीक है ना। तो कितने करेक्टर हो गए, 4। पहला क्या बताया, आकार द्रव्यमान दोनों निश्चित। दूसरा प्रबल विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। तीसरा अणुओं की ज्यामिति क्या होती है, निश्चित। चौथी क्या बात बताई, ठोसों के मध्य पाए जाने वाले अवयवीकरण क्या होते हैं आपके, नियमित। अब मैंने आपको कहा बेटे इनमें मध्य प्रबल विद्युत आकर्षण बल है, इसीलिए ठोसों के गलनांक और कथनांक के मान क्या होते हैं, उच्च होते हैं। क्या होते हैं, ठोसों के गलनांक व कथनांक के मान क्या होते हैं आपके, उच्च होते हैं, ठीक है भाई। ये गलनांक व कथनांक के मान क्या मिलते हैं अपने को, उच्च मिलते हैं। ये आपके गलनांक कथनांक के मान उच्च होते हैं, ठीक है। और बताता हूं, ठोस जो होते हैं ना भाई साहब, ये असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य जैसे ये ठोस है, इसको दबाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो ठोस क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। ठोस कैसे होते हैं, असंपीड्य होते हैं, ठीक है। और कह सकते हैं अपन लोग, और गुण देना चाहे तो दे सकते हैं। ठोसों का जो घनत्व होता है ना, वो क्या होता है आपके, उच्च होता है। ठोसों का घनत्व द्रव और गैसों की अपेक्षा क्या होता है, उच्च आपके होता है, ठीक है। तो ये आपके अगला करेक्टर आ गया भाई, ठोसों का घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। ये ठोसों का घनत्व क्या होता है, उच्च आपके होता है। कितने करेक्टर हो गए, 6। और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, देखो ठोस जिस ताप पर आपके पिघलकर द्रव में बदलते हैं, उस ताप को अपन क्या कहते हैं, गलनांक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं आपके, यानी ठोस जिस ताप पर पिघलते हैं ना भाई साहब, ठोस जिस ताप पर पिघलते हैं उस ताप को क्या कहते हैं अपन लोग, गलनांक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, गलनांक बिंदु अपन लोग कहते हैं। तो ये आपके ठोसों के सामान्य गुण, आकार द्रव्यमान दोनों निश्चित। सेकंड क्या आ गया, अवयवी कणों के मध्य प्रबल विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। नेक्स्ट क्या आ गया, ठोसों के अणुओं की ज्यामिति निश्चित होती है। इनके मध्य पाए जाने वाले अवयवी कण क्या होते हैं, नियमित होते हैं। इनके गलनांक व कथनांक के मान क्या होते हैं, उच्च होते हैं। इसके अलावा ठोस क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं, यानी इनको दबाया नहीं जा सकता। इसके अलावा इनका घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। और ठोस जिस ताप पर पिघलते हैं बेटे, उस ताप को अपन क्या कहते हैं, गलनांक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, उस ताप को गलनांक बिंदु कहते हैं। देखिए ये तो हो जाते हैं भैया आपके ठोसों के सामान्य गुण। अब अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है वो आपको बता रहा हूं मैं, ठोसों के प्रकार। क्या बता रहा हूं आपके, ठोसों के प्रकार। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल बता रहा हूं भाई, आपके जो 2000 आपका जो 20 का पेपर हुआ था इस सेशन का, उसके अंदर इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आपके आया हुआ है। तो अब अपने पास बात जो चल रही है वो किसकी चल रही है, ठोसों के प्रकार की अपन लोग बात कर रहे हैं। ये आपके ठोसों के प्रकार। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, ठोसों के प्रकार की यदि बात करें तो ठोस 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं क्रिस्टलीय ठोस और एक होते हैं वही अक्रिस्टलीय ठोस। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा जो मिलता है अपने को वो कौन सा मिलेगा, अक्रिस्टलीय ठोस होता है। क्रिस्टलीय ठोस और सेकंड कौन सा मिलेगा भी अपने, अक्रिस्टलीय ठोस आपको मिलता है। देखिए बोर्ड ने, मैंने अभी क्या कहा, 2020 के पेपर के अंदर भी आपके इसमें क्या पूछा हुआ है, अंतर पूछा हुआ है, ठीक है ना। और हमेशा बोर्ड क्या है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या पूछता है, अंतर पूछता है। दोनों में कंपैरिजन पूछता है। देखिए बोर्ड तो सिर्फ 1 या 2 अंतर पूछता है, मैं आपको 6-7 अंतर बता देता हूं इनके अंदर, जो आराम से आपको याद रह सकते हैं, ठीक है। तो इसे समझने के लिए क्या करते हैं, एक साइड में तो कर लेते हैं अपन लोग क्रिस्टलीय ठोस और एक साइड में कर लेंगे अपन लोग अक्रिस्टलीय ठोस। एक साइड तो हो जाएगा क्रिस्टलीय ठोस और एक साइड क्या हो जाएगा भाई आपका, अक्रिस्टलीय ठोस हो जाता है। समझ गए बात को। अब अपन देखिए इसमें कंपैरिजन पढ़ रहे हैं, तो आपने क्रिस्टलीय ठोस याद कर लिया, तो अक्रिस्टलीय ठोस तो उसका बिल्कुल क्या होता है, उल्टा आपके होता है। तो सबसे पहली बात आपको बता देता हूं, क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं ना भाई, क्रिस्टलीय ठोसों की जो ज्यामिति होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है।
क्रिस्टलीय ठोसों में इनके अवयवी कणों की जो ज्यामिति है वो क्या होती है भाई, निश्चित आपके होती है। यानी पहला पॉइंट क्या हो गया, क्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति क्या है, निश्चित, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति क्या होती है, अनिश्चित होती है। अक्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति क्या होती है, अनिश्चित आपके होती है। ये ज्यामिति कैसी आ गई भाई, अनिश्चित आपके हो जाती है। ठीक है, तो पहला अंतर तो हो गया ज्यामिति का, क्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति निश्चित है, अक्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति इनकी ज्यामिति निश्चित और इनकी ज्यामिति क्या होगी, अनिश्चित। दूसरा अंतर बता रहा हूं, क्रिस्टलीय ठोसों में पाए जाने वाले जो अवयवी कण हैं वो नियमित होते हैं, यानी नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में पाए जाने वाले जो अवयवी कण हैं वो क्या होते हैं भाई, आपके नियमित होते हैं। क्या होते हैं, नियमित आपके होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में पाए जाने वाले जो अवयवी कण हैं वो अनियमित होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों में पाए जाने वाले अवयवी कण क्या होते हैं, अनियमित आपके होते हैं। ये अवयवी कण क्या हो गए भाई, आपके अनियमित होते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा अंतर बता रहा हूं, क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक व कथनांक के मान क्या होते हैं, निश्चित। क्रिस्टलीय ठोसों के क्या है भाई, गलनांक व क्वथनांक के मान क्या होते हैं, निश्चित आपके होते हैं। ठीक है भाई, गलनांक व कथनांक के मान क्या है, निश्चित होते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक व कथनांक के मान क्या है, अनिश्चित है। इनके आपके बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, अनिश्चित आपके होता है। ठीक है भाई, तो कितने अंतर हो गए, 3 अंतर आपके हो जाते हैं। ठीक है, पहला ज्यामिति निश्चित, उनकी ज्यामिति अनिश्चित, अवयवीकरण नियमित, इनके अवयवीकरण अनियमित, इनके गलनांक व कथनांक के मान निश्चित, इनके गलनांक व कथनांक के मान क्या है, अनिश्चित होते हैं। और बताया जाए, चौथा आपको बता रहा हूं, ये जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ये पॉइंट ध्यान रखना, क्रिस्टलीय ठोसों में विषम देशिकता का गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है, विषम देशिकता का गुण पाया जाता है। अब सवाल ये बनता है विषम देशिकता क्या होती है, तो ये भी टेबल खत्म होगी, उसके बाद इसकी डेफिनेशन आपको बताई जाएगी। इनमें विषम देशिकता का गुण होता है, अक्रिस्टलीय ठोसों में कौन सा, समदेशिकता का गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है, समदेशिकता का गुण पाया जाता है। समझ रहे हो बात को। अक्रिस्टलीय ठोसों में कौन सा गुण होता है, विषम देशिकता का गुण होता है, जबकि इनमें क्या होता है, समदेशिकता का गुण अपने पास पाया जाता है। ठीक है भाई, कितने अंतर हो गए, 4। 5 बता रहा हूं, क्रिस्टलीय ठोसों को क्या है, वास्तविक ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों को किस नाम से जानते हैं भाई अपन लोग, इन्हें क्या कहते हैं अपन लोग, वास्तविक ठोस कहते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं ना भाई साहब, इन्हें अपन लोग अतिशीतलित द्रव कहते हैं। याद रखना, क्रिस्टलीय ठोसों को तो वास्तविक ठोस कहते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों को क्या कहते हैं, अतिशीतलित द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, अतिशीतलित द्रव कहते हैं। आपको बता दूं बेटे, बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, कांच एक अतिशीतलित द्रव है क्यों। ठीक है ना, अभी टेबल खत्म होने के बाद इसका भी आपको रीजन बताया जाएगा। तो ये वास्तविक ठोस है, ये क्या कहलाते हैं, अतिशीतलित आपका द्रव कहलाते हैं। इसके अलावा क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं ना भाई साहब, ये दीर्घ परास्तरीय होते हैं। ये कैसे होते हैं, दीर्घ परास्तरीय होते हैं। जबकि जो आपके अक्रिस्टलीय ठोस हैं ये लघु परास्तरीय होते हैं। ये कैसे होते हैं, आपके लघु परास्तरीय होते हैं। ठीक है, ये दीर्घ परास्तरीय होते हैं, तो ये कैसे होते हैं, लघु परास्तरीय आपके होते हैं। आगे भी बात समझ में आपके। इसके अलावा और बताऊं, देखिए आपको कंपैरिजन के अंदर, क्रिस्टलीय ठोसों को जब तोड़ते हैं ना, तो ये नियमित रूप से टूटते हैं। ठीक है ना, इन ठोसों को तोड़ने पर, इन ठोसों को
तोड़ने पर ये क्या होते हैं आपके नियमित रूप से टूटते हैं, नियमित रूप से टूटते हैं, ठीक है ना। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों को तोड़ोगे ना तो ये क्या है आपके अनियमित रूप से टूटते हैं। ये कैसे टूटते हैं आपके अनियमित रूप से टूटते हैं, समझ रहे हो बात को, अनियमित रूप से टूटते हैं। अनियमित का मतलब होता है जैसे अपन कांच को तोड़ते हैं ना तो सही व्यवस्थित रूप से नहीं टूटता, उसके पूरे आपके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब क्रिस्टलीय ठोसों के एग्जाम्पल देना चाहो तो कोई भी, जैसे मान लीजिए आपका NaCl है, KCl वगैरह है ना। आपकी लैब के अंदर मोस्टली जो डब्बे मिलेंगे ना वो कैसे हैं, क्रिस्टलीय ठोस, यानी आयनिक कंपाउंड जो है ना वो सब क्रिस्टलीय ठोसों में आते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोसों की यदि बात करें तो इसमें अभी मैंने कहा था एक तो कांच, ठीक है, कांच के अलावा प्लास्टिक, प्लास्टिक के अलावा रबड़, ये सब कैसे ठोसों के अंदर आते हैं भाई, अक्रिस्टलीय ठोसों के अंदर आपके आते हैं। तो ये होते हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। फिर कह रहा हूं बेटे 2020 के पेपर में ये क्वेश्चन था आपके, ठीक है ना, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ, लेकिन ये जरूरी नहीं 2020 में पूछा, वापस नहीं पूछा जाता। दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट भी होता है, ठीक है ना। तो फिर से सुन लीजिए, क्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति निश्चित होती है, इनकी ज्यामिति क्या होती है, अनिश्चित। इनके अवयवी कण नियमित होते हैं, इनके अवयवी कण क्या होते हैं, अनियमित। इनके गलनांक पतनांक के मान निश्चित होते हैं, इनके गलनांक पतनांक के मान अनिश्चित होते हैं। इनमें विषम देशिकता का गुण होता है, इनमें कौन सा समदेशिकता का गुण है। इनको वास्तविक ठोस कहते हैं, इनको अधिशीतलित द्रव कहते हैं। ये दीर्घ पराश्रयी होते हैं, ये लघु पराश्रयी होते हैं। इनको तोड़ने पर ये नियमित रूप से टूटते हैं और इनको तोड़ने पर ये बड़े अनियमित रूप से आपके टूटते हैं। उदाहरण कोई भी आप लिख सकते हैं, NaCl, KCl वगैरह है, इसमें कांच है, प्लास्टिक है, रबड़ है, अपन लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसमें जैसे जिंक सल्फाइड वगैरह है, और भी आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है भाई। तो इस तरह से ये अपनी ठोसों के प्रकार कंप्लीट होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब इस टेबल के अंदर अपने पास 3 चीजें निकल कर आई है जो अपने को पढ़नी है। एक तो आपको विषम देशिकता किसे कहते हैं, ये अलग से सवाल बनता है। समदेशिकता किसे कहते हैं, ये आपका अलग से क्वेश्चन बनता है। और एक क्वेश्चन बनता है ये कि कांच को अधिशीतलित द्रव क्यों कहते हैं, कांच को अधिशीतलित द्रव क्यों कहते हैं। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये आपके नेक्स्ट पीरियड के अंदर बताऊंगा, और साथ में फिर अपने पास नेक्स्ट पीरियड के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड शुरू करना है, यानी ठोसों का, ये तो प्रकार थे, क्या पढ़ना है, ठोसों का वर्गीकरण, ठीक है भाई। तो 3 पॉइंट वो देने के बाद में आपके पास ठोसों का क्या चलेगा, वर्गीकरण, ठीक है। तो बेटे इस तरह से अपन ने फिजिकल केमिस्ट्री भी आज शुरू कर दी है। उम्मीद है अपनी जब तक ऑनलाइन चलेगी ये पार्ट भी अपन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसको भी आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी में नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए। इस पार्ट के भी मेरे पास अच्छे नोट्स हैं, तो मैं आपको PDF भेजता रहूंगा जिससे आप आराम से लिख सकते हैं। लेकिन एक बात देखने को मिली बेटे, PDF भेजने के बाद आपने उसका मिसयूज शुरू कर दिया, आप वीडियो देख ही नहीं रहे। देखिए हम लोग बड़ी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपके वीडियो के व्यू कम आने शुरू हो गए तो मैं PDF भेजना बंद कर दूंगा। फिर आपको अपने PDF से नोट्स बनाने पड़ेंगे, या सॉरी फिर वीडियो से नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो वीडियो से नोट्स बनाने में दिक्कत होती है, तो आप पहले वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, चीज को समझिए। देखो पहले समझना होता है फिर लिखना होता है, आगे बात समझ में। अब वीडियो देखिए अच्छी तरह से, उसको समझिए क्या सर ने बताया, उसमें क्या इंपॉर्टेंट बात बताई है, ठीक है ना। फिर आप लोग अपने PDF से अपनी कॉपी के अंदर नोट्स बनाए, सभी बच्चे नोट्स बनाए, ठीक है भाई। तो ये सॉलिड स्टेट शुरू हो चुका है, इसको बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़े, ठीक है। धन्यवाद।